फाइनल वॉर फाइनल मोड पे आ चुका है और बता दें आपको कि टीम इंडिया ने 240 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने रख दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, रोहित शर्मा ने 47 रनों की पारी खेली और एक बार फिर से मजबूत शुरुआत भारतीय टीम को दी। वही विराट कोहली ने फिर से अर्धशतक अपना जमा दिया है। केएल राहुल जिन्होंने महत्वपूर्ण 66 रनों की पारी खेली है, साथ में 3 बल्लेबाजों को हालांकि आउट कर दिया, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यह है कि फाइनल में टीम इंडिया ने 240 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलियाई टीम को दिया है। 241 रनों का टारगेट दिया है, 240 रन इंडियन टीम ने बनाए हैं और 241 रनों का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम मैदान में उतरेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस फाइनल महामुकाबले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया और रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने जरूर आज उनका थोड़ा सा पलड़ा भारी दिखा और ये बड़ी खबर इस वक्त की, विराट कोहली ने शानदार अर्धशतक लगाया, केएल राहुल ने महत्वपूर्ण 66 रनों की पारी खेली, लेकिन इसके साथ ही गिल, श्रेयस अय्यर ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सके, भारतीय टीम के खाते में बहुत रन नहीं जोड़ सके। और ये बड़ी खबर है कि अब इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम उतरेगी बल्लेबाजी करने के लिए। अब गेंदबाजी से कमाल भारतीय टीम को दिखाना होगा। काफसे जी बहुत महत्वपूर्ण और 241 रनों का टारगेट। के बाद संभली विराट कोहली और राहुल ने वहां आकर एक इंपॉर्टेंट नॉक खेला, पार्टनरशिप जमाई। शुरुआत में हम देख रहे थे जिस तरह रोहित शर्मा ने शुरुआत की थी, ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे था, लेकिन रोहित के आउट होने के बाद अचानक से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने मैच पर अपनी पकड़ बनाई और समय समय पर विकेट लेते गए। कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप वहां पर नहीं जमने दी, लेकिन विकेट का मिजाज भी बदला इस मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ, और राहुल ने एक इंपॉर्टेंट नॉक वहां पर खेला। उसके बाद लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया। मुझे लगता है यह स्कोर थोड़ा सा बड़ा होता तो एक सेफ स्कोर होता, लेकिन फिर भी ये एक फाइटिंग टोटल हो सकता है। जिस तरह की भारतीय गेंदबाजी अभी तक इस टूर्नामेंट में रही है, मेरे ख्याल से इनफ राउंड उनके पास है। सबसे पहले मैं चलूंगा शरद सर के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है एक फाइटिंग टोटल है, आप कैसे देख रहे हैं स्कोर को? देखिए, मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा दिलीप, क्योंकि मैं एक तो पहले उस क्यूरेटर को ढूंढना चाहूँगा मैं जिसने इस पिच को बनाया। अब तक जिस तरह रन बरस रहे थे इस पिच पर, ये भारतीय बल्लेबाजों का मिजाज गड़बड़ हो गया था या फिर ये पिच ही गड़बड़ है। ये ऑस्ट्रेलियाई टीम, उनके बैट्समैन जब मैदान पर उतरेंगे तो हमें समझ आएगा कि क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि वो टीम जो बिल्कुल फ्री फ्लो थी, जब तक रोहित थे, विराट थे पिच पर, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये पिच बल्लेबाजों का स्वर्ग नहीं है। लेकिन जैसे ही रोहित आउट होते हैं और उसके बाद विराट आउट होते हैं, ऐसा लगता है भारतीय क्रिकेट टीम गहरे दबाव में आती है। तो मैं रुकना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस पिच पर जो फाइटिंग टोटल था वो 280 अराउंड था, और अगर 280 प्लस पर भारतीय क्रिकेट टीम एक टारगेट चेज करती। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम बहुत जबरदस्त टीम है। आज उसने बताया है कि आप उसको रैंक करके रखें या ना रखें। प्रत्यय तिवारी हमारे साथ हैं, टेक्निकलिटीज पर बेहतर हम उनसे बात करते हैं। प्रत्यय, किस तरह आप देखते हैं, क्या 240 एक फाइटिंग स्कोर है? और ये पिच क्या वाकई कुछ धीमी तो थी, लेकिन क्या ये भारतीय बल्लेबाज थे जो धीमे हो गए, या पिच का भी कुछ कसूर था? क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मुझे लगता है निराश होंगे भारत बिल्कुल अपने बैटिंग परफॉर्मेंस से, क्योंकि 300 का विकेट नहीं था लेकिन 240 का भी नहीं था। तो मुझे लगता है कुछ रन तो उन्होंने डेफिनेटली वहां पे छोड़े हैं। अगर ड्यू आती है तो हो सकता है कि शायद चेजिंग बहुत ज्यादा इजी भी हो। 270 या 280 होता तो हम कह सकते थे फाइटिंग टोटल, लेकिन अब बॉलिंग जो है आउट ऑफ द स्पिन जिसको हम बोलते हैं, वो उस तरीके की कुछ बॉलिंग एफर्ट लगेगा, क्योंकि फाइनल है, सामने भी ऑस्ट्रेलिया और उनको टारगेट बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो उनको सूझबूझ के साथ चेज करना सरल होगा। डिसअपॉइंटिंग इसलिए मैंने कहा बल्लेबाजी को, क्योंकि एक स्टेज थी जब रोहित शर्मा ने जिस तरीके का स्टार्ट दिया था, वहां से उम्मीद थी कि वो वापस से उसी तरीके की शैली से खेलेंगे और इंडिया बड़े टारगेट की तरफ जाएगा, लेकिन उनके विकेट के बाद पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हुई। और मुझे लगता है क्रेडिट बहुत ज्यादा देना चाहिए ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग को और उनके बॉलिंग चेंजेस को। पैट कमिंस बहुत स्पॉट ऑन रहे अपनी कप्तानी के साथ। एक चीज और हमें समझाइए, जिस तरह का प्लान तैयार किया उन्होंने इंडियन बल्लेबाजों के लिए, बैटर्स के लिए, कि उनको बाउंसर्स दीजिए और लेग साइड में 5 फील्डर्स उन्होंने रखे, ऑन साइड पे उन्होंने काफी कम प्लेयर्स रखे, और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू देयर प्लान उन्होंने बिल्कुल वैसी ही गेंदबाजी की। लेकिन क्या आपको लगता है सबसे टर्निंग पॉइंट क्या था? एक तो उन्होंने फील्ड में कम से कम 25 रन रोके,
तो जैसा आप कह रहे हैं ड्यू फैक्टर है, हमें 25-30 रन भी रोकने होंगे। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि 280 का स्कोर डिफेंडेबल होता, लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट आपको क्या लगता है, रोहित का आउट होना या विराट का आउट होना? देखिए, मुझे लगता है रोहित को क्रिटिसाइज करना यहाँ पर शायद उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल उन्होंने सही है। अपना रोल बखूबी निभाया। उनको जो रोल दिया गया है टीम में, उन्होंने जो रोल खुद लिया है, उन्होंने उस रोल को निभाया। मेरे हिसाब से सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट आज गिल और अय्यर रहे, क्योंकि गिल का जो रिकॉर्ड है खासतौर पर अहमदाबाद में, उसको वो जस्टिस नहीं कर पाए। और श्रेयस अय्यर जिस तरीके से आउट हुए, वो एक हार्ड लेंथ थी, कहीं ना कहीं थोड़े दोहरे मन में फंसे कि वो छोड़े उस गेम को या खेलें, और उसमें उन्होंने वो पीछे एज कर दिया। विराट कोहली भी जो साझेदारी उन्होंने केएल राहुल के साथ बनाई बहुत महत्वपूर्ण थी, शायद उसी वजह से 240 तक भी पहुंच सका भारत। लेकिन ओवरऑल एक डिसअपॉइंटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस था। और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल लगा कि वो अपना पूरा होमवर्क करके आए, पूरी रिसर्च करके एक एक बैटर पे आए। सूर्य कुमार यादव को जिस तरीके से स्लोअर बॉल्स उन्होंने दी, जो उनके 360 डिग्री खेल के लिए वो जाने जाते हैं, उसके लिए उनको पेस नहीं मिला, तो उस वजह से वो उस तरीके के शॉट्स नहीं खेल पाए जिसके लिए आमतौर पर जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को बहुत क्रेडिट दिया जाना चाहिए। कप्तानी, गेंदबाजी, फील्डिंग, तीनों चीजों में उन्होंने अभी तक बहुत इंप्रेस किया। और अगर बैटिंग में भी वो करते हैं तो भारत के लिए जरूर थोड़ी से यहाँ पर एक संकट के सवाल मैं बादल पूछना होंगे। चाहूंगा आपसे, जिस तरह से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी ने 11 से 40 ओवर जो मिडिल ओवर्स होते हैं उसमें खेला है, लेकिन आज हमने देखा कि वो बहुत पॉजिटिव नहीं खेल रहे थे और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव माइंडसेट उनका नजर आ रहा था मैदान में, क्योंकि हमेशा इन्होंने बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये पूरा टूर्नामेंट खेला है, मिडिल ओवर्स में खासकर। बिल्कुल दिलीप जी, वो परिस्थितियों पर भी बहुत कुछ निर्भर कर जाता है। जब आप क्लस्टर्स में विकेट गंवा देते हैं, एक साथ जत्थे में विकेट गिर जाते हैं, तो थोड़ा सा आप एक शेल में भी चले जाते हैं। और मुझे लगता है वही हमने कहीं ना कहीं केएल राहुल के साथ सबसे ज्यादा देखा, क्योंकि 66 रन उनके आए लेकिन 100 से अधिक गेंदों में आए। और ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने भी 62-63 गेंदों में एक शतक बनाया था। तो जब आपके उतना क्रम आपको थोड़े से रन बना करके देता है और साझेदारियां बनी हुई होती है, तब परिस्थिति में आके खेलना, और जब आपको आपके ऊपर दारोमदार होता है कि अब आपको एंड तक टिकना है, उन चीजों में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। मुझे लगता है उस दबाव को उन्होंने भी कहीं ना कहीं महसूस किया। और ऑस्ट्रेलिया खास तौर पे बहुत अच्छी चीज जो उन्होंने करी अपने दृष्टिकोण से, वो ये थी कि पार्टनरशिप उन्होंने कभी अपने नहीं दी, और जब भी पनपी तो उन्होंने गलत समय पर, और भारत के लिहाज से गलत और अपने लिहाज से सही समय पर उन्होंने विकेट ले लिया, जिसकी वजह से मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा। तो रन जरूर कम है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा कि बोलर्स जो है इस समय पे हिंदुस्तान के वो वैसे नहीं है जो कि डिफेंड नहीं कर सकते। अगर शमी और बुमराह आकर के पावर प्ले में जल्दी 2-3 विकेट निकालते हैं तो हो सकता है दबाव में पाए ऑस्ट्रेलिया अपने आप को। देखिए मुझे जी जया, सर आप मुझे लगता है कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इससे सहमत हैं प्रत्यय कि आज मुझे लोअर ऑर्डर में एक ऑलराउंडर की कमी बहुत खली। अगर आज हार्दिक पांड्या होते तो मुझे लगता है कि एक सपोर्टिंग सिस्टम होता। और दूसरा, मुझे सूर्या के खेलने पर भी मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि एक ऐसा बल्लेबाज जिसको हमने फाइनल में चुना, जिसके बैट से इसके पहले रन नहीं आए हैं, क्या उनकी जगह भी हम आर अश्विन या कोई और विकल्प देख सकते थे? शरद जी, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। शायद आज वो दिन था जब इंडिया की जो इंक्लिनेशन रहा है, जो उनका झुकाव रहा है कि वो 8वें नंबर पे भी एक बल्लेबाज को रखें, आज उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी चलती हुई दिखाई दी हमको। हार्दिक पांड्या के जाने के बाद जो बैलेंस बिगड़ा था टीम का, जिसने अभी तक तो टीम को नहीं सताया, लेकिन सबसे गलत दिन पर और सबसे महत्वपूर्ण दिन पर शायद उसने थोड़ा सा सता दिया, क्योंकि आज जडेजा का बल्ला भी थोड़ा सा खामोश रहा। ऐसे में अगर अश्विन या शार्दुल ठाकुर एक बैटिंग यूनिट में कोई और एक बैटर एक्स्ट्रा होता तो शायद थोड़ी सी स्थितियां बेहतर हो सकती थी। वो 20-30 रन जो शायद छूट गए बाहर, वो हो सकता था कि भारत बना पाता। सूर्य कुमार यादव की जहां तक बात है, मुझे लगता है स्ट्रगल किया उन्होंने। उसका एक वजह ये भी थी कि जैसा मैंने कहा, उनको पेस नहीं मिला, क्योंकि आमतौर पर वो जिस तरीके के शॉट्स खेलते हैं पीछे विकेट के, जो डीप स्क्वायर लेग और थर्ड मैन फाइन लेग की तरफ जो वो जिस तरीके के शॉट्स खेलते हैं, रैंप और स्कूप्स, उसके लिए पेस होना बहुत जरूरी है। लेकिन हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वो इन टू द विकेट ज्यादा बॉलिंग करें और उनको पेस ना दें। और जब वो डिसमिस भी हुए तब भी आप देखिए कि वो बॉल थोड़ा सा रुकी और उसके बाद उन्होंने पीछे ग्लव किया उसको विकेट कीपर को। तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत क्रेडिट जाता है। हिंदुस्तान ने उतनी अच्छी बैटिंग नहीं करी, लेकिन उससे ज्यादा बॉलिंग की यहाँ पे तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च करी और अपने प्लान्स के साथ बहुत अच्छी बॉलिंग करी और कारगर सिद्ध हुए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है जया कि दिलीप और कृष्णा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑस्ट्रेलिया एक गेम प्लान के साथ आया था, जिसकी कमी मैं इंडियन क्रिकेट टीम में देख रहा हूं, और उनकी बैटिंग हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वो निचले ऑर्डर पर तक, उन 7वें नंबर तक उनके पास बल्लेबाजी है, कोई हड़बड़ी नहीं है। 240 का स्कोर एक ऐसा स्कोर है कि आप बिना हड़बड़ी के इसको अचीव कर सकते हैं। खेल खेल में आप आराम से रन लेते रहेंगे, 4 या 5 रन, और फिर आखिरी के 10 ओवर में आप चौके और छक्के निकाल कर
43 ओवर तक भी ये स्कोर आराम से अचीव कर सकते हैं। प्रत्यय, इस पर एक आपका कमेंट जरूर चाहूंगा। बिल्कुल शरद जी, अभी तक जो हमने बल्लेबाजी देखी है ऑस्ट्रेलिया की, स्ट्रगल किया है उन्होंने कुछ मैचेस में, लेकिन अगर आप ऊपर से लेकर के नाम देखना चालू करें तो सारे खिलाड़ियों ने बड़े शतक लगाए हैं इस टूर्नामेंट में। वार्नर एक बड़ा शतक लगा चुके हैं, 177 रन की पारी पाकिस्तान के खिलाफ खेल चुके हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने 200 रन डबल सेंचुरी बनाई हुई है। स्टीवन स्मिथ एक ऐसे बल्लेबाज है, मुझे लगता है जो इस तरीके की परिस्थितियों में, जैसा अभी तक हमने ट्रैक को देखा है, जैसा बिहेव कर रहा है, थोड़ा सा रुक रही है बॉल, स्पिनर्स को थोड़ी सी सहायता है, सीम भी हो रही है, डेक से थोड़ा सा मदद वहां पे भी है, उस तरीके की परिस्थितियों में वो एक एंकर रोल की जो आवश्यकता जी होती है, प्रत्यय, हम वो लौटते हैं। बखूबी जया निभा सकते हैं। हमको रायपुर और भोपाल ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जया, ओ टू यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, रायपुर से हमारे साथ इस वक्त टिकेश जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंदौर स्टेडियम में एक अलग तरह का माहौल आज हमने देखा जब मैच की शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे और भोपाल से हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट अरुणोदय जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले टिकेश, मैं आपके पास आना चाहिए। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ टिकेश इस वक्त रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। टिकेश, बताइए जरा, पहली पारी खत्म हो चुकी है भारतीय टीम की, 241 रनों का टारगेट दिया हुआ है, वहां पर क्या कुछ इस वक्त आप देख रहे हो और कितनी उम्मीद है अब कि भारतीय टीम जब गेंदबाजी करने उतरेगी तो कमाल दिखाएगी? देखिए जया, निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक विकेट गिरे और लगातार अहमदाबाद के स्टेडियम में जिस तरीके से सन्नाटा था और पारी समाप्त होने के बाद जिस तरीके से राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम जो खचाखच भरा था, वो एक पल में सन्नाटा में छा गए। लेकिन अभी भी उम्मीद है, जिस तरीके से स्लो पिच में गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया ने किए, वही गेंदबाजी का अगर असर देखने मिलता है तो निश्चित तौर पर भारत एक कड़ा मुकाबला दे सकता है। हमारे साथ और कुछ फैंस उनसे बात करेंगे। निश्चित तौर पर ये पूरा स्टेडियम है जहां पर खचाखच भरा हुआ था। आज का मैच कैसा रहा? बढ़िया रहा, मुकाबला तो होगा क्योंकि रन जितना बनना था 250 से ऊपर उतना बना नहीं है, लेकिन मुकाबला होगा। निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह है। कैसे देख, आज का मैच कैसा लगा? तो लोग निश्चित तौर पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि आज का मैच कैसा लगा। मैच कैसा लगा आज का मैच बहुत रोमांचक मोड़ पे आ गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो भारत की गेंदबाजी है बहुत मजबूत स्थिति में है। हमने पूरा 10 मैच में देखा है जिसमें एक ही मैच ऐसा गया जिसमें पावर प्ले में बस विकेट नहीं लिए गए इंडियन गेंदबाज के द्वारा, पर इस मैच में गेंदबाजी द्वारा वर्ल्ड कप जिताया जाएगा। हर बार हमने देखा है कि इंडिया के जितने भी यादगार पल है सब बैट्समैन के द्वारा है, पर एक मैच जो आएगा 2023 का वो गेंदबाजों के साथ होगा। निश्चित पर बेहद रोचक मुकाबला होने के आशंका प्रशंसकों ने जताया। कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला है, गेंदबाजों के ऊपर दारोमदार है। निश्चित तौर पर लोगों को विश्वास है कि भारत के गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाने में कामयाब उसका भी इंतजार हम कर रहे हैं। टिकेश, हमारे साथ अरुणेश्वर जी जुड़े हुए हैं। अरुणेश्वर जी, सुबह भी चर्चा हुई थी कि अगर भारतीय टीम 2 से 3 विकेट ना खोए तो बहुत उम्मीदें हैं कि एक आइडियल हम स्कोर ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने रख सकते हैं, और दबाव की बात थी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम पर ज्यादा दबाव होगा। लेकिन क्या आपको लगता है सर, जब शुरुआती झटके भारतीय टीम को लगे तो क्या ऑस्ट्रेलियाई टीम पर नहीं बल्कि हम भारतीय बल्लेबाजों पर ज्यादा दबाव आ गया था? सारे मैचेस जो हुए हैं वर्ल्ड कप के इंडिया के, वो हाई स्कोरिंग गेम्स हुए हैं। एक लखनऊ वाला गेम हमारा इंग्लैंड के साथ हुआ था जिसमें लो स्कोर किया था इंडिया ने, 230 रन ही बनाए थे, 229 शायद बनाए थे, और इंग्लैंड की टीम वहां पे 100 रन से भारत से हारा था। जब विकेट बैटिंग के लिए अच्छा नहीं होता तो 240-250 का स्कोर भी एक बड़ा स्कोर हो जाता है। अदरवाइज हम 300 टारगेट करके और 300 के ऊपर टारगेट करके खेलते हैं। यहां बॉल रुक रहा है, यहां पे जो सरफेस है उसमें बॉल खुरदुरा हो रहा है, खुरदुरा होने की वजह से रिवर्स स्विंग हो रहा है। तो अगर ड्यू नहीं गिरती तो बॉल में मूवमेंट रहेगा, हमारे फास्ट बॉलर्स भी गेम में रहेंगे, स्पिनर्स तो डेफिनेटली रहेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया की भी स्ट्रेटेजी यही होगी, जैसे रोहित शर्मा जी ने इंडिया के लिए शुरू में तेज रन बनाए, इनके टॉप 3 बल्लेबाज जो है नई बॉल को हिट करेंगे, टारगेट करेंगे। उसमें अगर भारत विकेट लेने में कामयाब हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया इस मैच में डेफिनेटली बुरी तरह से फंस जाएगा। अरुणेश्वर जी, पिच क्यूरेटर को क्या तलाश किया जाना चाहिए कि वर्ल्ड कप का फाइनल है, पैराडाइज कहलाती हैं भारतीय पिचें बल्लेबाजों का, ऐसे में एक ऐसी पिच बनाई जाती है जो फाइनल के रोमांच को 300 रन या उससे ऊपर जाने से रोकती है, जहां गेंद रुक कर आती है, और दोनों ही टीमों में अच्छे बल्लेबाज हैं। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया कैसे मुकाबला करता है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को जिस तरह हमने इस पिच पर बेबस देखा तो यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर ऐसी पिच क्यों? जी, ये विकेट्स जो होते हैं वर्ल्ड कप के, ये आईसीसी की निगरानी में बनते हैं।
जी। और पूरे वर्ल्ड कप में हमने ज्यादातर गेम्स में विकेट्स ऐसे देखे जिसमें रन बने, और क्राउड्स जो आते हैं और क्रिकेट जो टेलीविजन पे लोग देखते हैं वो भी रन बनते हुए देखना चाहते हैं, रन बनने का रोमांच देखना चाहते हैं, और जो अधिक रन बनाए वो जीते ऐसा चाहते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इस पे रिव्यू होना चाहिए कि हाई स्कोरिंग मैच का फाइनल वाला विकेट बनता तो और मजा आता। बिल्कुल आपने सही कहा, अगर हाई स्कोरिंग मैच होता तो मजा आता और दोनों टीमों की बल्लेबाजी की स्ट्रेंथ की भी परीक्षा होती। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ हमने एक ऐसी पिच देखी जहाँ पर टर्न भी मिल रहा है, जहाँ पर रिवर्स स्विंग भी मिल रही है। अब इसमें देखना ये होगा कि हम किस पर निगाह रखें। कृष्णा, आपको क्या लगता है कि हम क्या शमी पर और कुलदीप पर सबसे ज्यादा निगाह रखें, या जडेजा भी यहाँ कमाल दिखा सकते हैं लेफ्ट आर्म? स्पिनर्स हमारे बहुत बेहतर करेंगे। आप सर पिछले सेमीफाइनल को देखें अगर ईडन गार्डन्स में जो खेला गया ऑस्ट्रेलिया और क्या नाम दक्षिण अफ्रीका का, उसमें भी 212 रन बनाए थे दक्षिण अफ्रीका ने। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि 7 विकेट भी झटके। अगर कुछ और रन होते दक्षिण अफ्रीका के पास तो कहीं ना कहीं वो मुकाबला भी जीत सकती थी। तो 240 रन के मुकाबले को हम 240 रनों को हम कम नहीं आंक सकते। बहुत बेहतर है अगर हमारी गेंदबाज बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो मेरी तरफ से तो मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, और साथ ही शमी का जो 7 विकेट झटके थे पिछले मुकाबले में, इस बार भी उनका पंजा आना ही चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं कि इस मैच की एक छोटी सी समरी बता देते हैं व्यूअर्स को भी कि किस तरह से ये मैच आगे बढ़ा। ये पीछे आप देख सकते हैं कि द फाइनल वॉर, और इसमें किस तरह से हमारे बल्लेबाजों ने रन बनाए। और शुरुआत अगर रोहित से करें तो फिर उनका वही सहवागी फॉर्म नजर आया, और 47 रन। आप देखिए ग्राफिक्स, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। रोहित शर्मा शानदार प्लेयर थे, रन बनाए 47, गेंद थी 31, और स्ट्राइक रेट जबरदस्त था, 151 का स्ट्राइक रेट था। अगर थोड़ी देर और रुकते हो तो शतक रहता, और लेकिन वो अपना काम कर गए, उनको ब्लेम नहीं कर सकते हम। तो रोहित शर्मा अपने शानदार अंदाज में नजर आए और बहुत ही जबरदस्त उन्होंने खेल किया। रोहित शर्मा की बात करें, आप देख सकते हैं, और यही वो कमाल था जिसको आगे कैरी करना था। विराट ने कोशिश की, 3 चौके लगाए लगातार, बहुत ही बढ़िया। विराट कोहली 54 रन बनाए, गेंद 63 और 85 का स्ट्राइक रेट। ये जरूरी थी, और कहीं ना कहीं इनसाइड एज का खामियाजा भुगता उन्होंने और आउट हुए। लेकिन कमिंस की गेंदबाजी की भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, 2 विकेट भी झटके। और विराट कोहली की एक अच्छी पारी, शानदार पारी रही है। वहीं अगर केएल राहुल की बात करें तो 66 रन खेले, 107 गेंद जरूर रही हैं, स्ट्राइक रेट कम रहा है, लेकिन मैं इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ करूं कम है। ये बैकबोन है भारतीय क्रिकेट टीम की, और आप देख सकते हैं ये आंकड़े भी। अगर आज रोहित को हटा देते, इसको रोहित को, विराट को, और ये दोनों बनाते भी, तो मुझे लगता है हम 225 पे खत्म कर देते अपनी कहानी, अगर केएल राहुल नहीं होते। सीधे इंदौर चलते हैं जहां पीयूष पारे मौजूद है। पीयूष, जोश में कुछ कमी है या जोश हाई है सर? देखिए बिल्कुल जोश तो हाई ही है। हालांकि बैट्समैन कहीं ना कहीं उम्मीदों पर खरे उतरे नहीं है उतनी जितनी उम्मीदें की गई थी। लेकिन यहाँ क्रिकेट के फैंस हैं, उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो स्कोर है उसको टीम इंडिया किस तरीके से देखती है, गेंदबाज किस तरीके से कमाल दिखाएंगे। गेंदबाज हमारा मोहम्मद शफी अकेला ही 5 विकेट लेगा, इंडिया ही जीतेगा। 200 रन पे ऑल आउट हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। क्या कुछ देखते हैं आप गेंदबाजी पर? दारोमदार है, 240 का स्कोर है। मोहम्मद शफी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप आज के मैच में, और 200 रन तक वो ऑस्ट्रेलिया बना पाएगी। इसके बाद इंडिया ही जीतेगी। पिच को लेकर क्या कुछ कहेंगे? स्लो पिच थी, बहुत मुश्किल थी जी। 150 बॉल आउट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। बेफिक्र हो, जडेजा कुलदीप बॉल आउट कर देगा। कुलदीप का कमाल दिखेगा, कुलदीप और जडेजा का बिल्कुल कमाल दिखेगा। समय बाकी सामने कोई टिक सकता है क्या? इंडिया जीतेगा। देखिए जोश तो अभी भी हाई है शरद जी। आपने कहा है कि स्कोर कम जरूर है, लेकिन जो क्रिकेट फैंस है वो कह रहे हैं कि गेंदबाज कमाल दिखाएंगे। उम्मीदें हैं कुलदीप यादव से, उसके अलावा मोहम्मद शामी से, और तमाम जो गेंदबाज है वो कमाल कर दिखाएंगे। और टीम इंडिया की झोली में खिताब जरूर आएगा, इस बात की उम्मीदें की जा रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, और मेरे हाथ में इस वक्त जो गेंद है, और ये सीम से मैं इस गेंद को पकड़ता हूं शमी की तरह। तो शमी, आज तुम्हारे ही हाथ में भारतीय क्रिकेट टीम की लाज है। और आज जो तुम जिस एक्शन से फेंकते हो गेंद, और जिस तरह से तुम बाहर निकालोगे गेंदों को और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को परेशान करोगे, तो मजा आ जाएगा। और जडेजा, जिस तरह तुम घुमाते हो, लेफ्ट आर्म स्पिन कराते हो,
और कुलदीप, तुम्हारा जो अंदाज है, खासतौर से जिस तरह से तुम्हारी गेंद का जो बिल्कुल एक अलग ही मुख्तलिफ अंदाज है। अरुणेश्वर जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं प्रत्यय की तरफ चलूंगा। अब है गेंदबाजों की बारी। क्या आपको लगता है कि मिचेल स्टार्क और कमिंस की तरह आग उगलती गेंदबाजी, बुमराह तो बुमराह ही है, लेकिन शमी वो गेम चेंजर हैं जो अपने अलग अंदाज में आते हैं, और मैं तो दुआ कर रहा हूं कि आज वो फिर अपने सर पर इस गेंद को रगड़ें और वो 5 विकेट लेने की तरफ इशारा करें। सर जी। जी, ये बुमराह का प्रेशर ही है जिसकी वजह से शमी और सिराज ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। स्टेडी बॉलिंग कर रहे हैं दोनों। ड्यू बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, वही भारत के लिए एक बहुत घातक परिस्थिति हो सकती है। नहीं तो मैच भारत बहुत बहुत अच्छी स्थिति में है और स्पिनर्स भी डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेंगे। ड्यू फैक्टर बस जो है, जो टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, कल काफ़ी ड्यू गिरी थी, वैसी ड्यू आज ना गिरे तो अच्छा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि बॉलर्स पांचों बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, बहुत अच्छी लेंथ को पकड़ के बॉलिंग कर रहे हैं, इंडियन कंडीशंस को समझते हैं, भारत अच्छा करेगा। बिल्कुल, देखिए आप हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन सीनियर्स जो सिंहदेव हैं, टीएस सिंहदेव यानी छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, उन्होंने भी, और मैं आपको बता दूं अरुणेश्वर जी के परिवार से ही वो, उनके बड़े भाई हैं। सीधे एक बातचीत हुई है उनसे, आपको सुनवाते हैं। क्रिकेट लवर हैं टीएस सिंहदेव। सिंहदेव जी से बातचीत करेंगे। सर, 241 रन का लक्ष्य दिया भारत ने ऑस्ट्रेलिया को, क्या लगे? रन कम है लेकिन स्लो विकेट है। स्लो विकेट पे अगर पहले 10 ओवर में आपने रन रेट कम रखा और विकेट ले लिए तो बाकी रन बनाने में उनको दिक्कत जाएगी। अभी आपने देखा कि सिंगल्स लेने में भी दिक्कत जा रही थी। फील्ड प्लेसिंग इनर सर्कल पे थी, ऊपर से स्ट्रोक नहीं ले पा रहे थे बैट्समैन। इंडिया के पास बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और बड़े अच्छे स्कोर हिट करने वाले बैट्समैन हैं, पर वो भी रिस्क नहीं ले पा रहे थे क्योंकि बॉल बल्ले पे नहीं आ रही। उनके पास 1-2 बैट्समैन है जो मारते हैं, तो उनका भी हाल वही होगा। अगर बॉल स्लो आ रही है, आप मारोगे तो उठ जाती है बॉल, कैच के चांस बहुत हो जाते हैं। कंगारुओं के पास बैटिंग लाइनअप बहुत दमदार है, मैक्सवेल है और तमाम जो प्लेयर्स है, कैसे देख रहे हैं? बड़ी चुनौती है इंडिया के लिए। इंडिया के पास कम अच्छे बल्लेबाज नहीं थे, लेकिन इस विकेट पे उस तरह से खुल के रन बनाना कठिन था। जय वीरू ने आज बैठकर मैच देखा है, कैसा बीता? हम लोगों ने बहुत मैच खेले साथ, बहुत मैच देखे, ये एक और है। विजय होंगे उस मैच में और इस मैच में विजय होंगे। और कई मैच खेलने बाकी साथ साथ। क्या देख रहे हैं? आज शमी, बुमराह और सिराज भी है, कुलदीप भी है, साथ साथ जडेजा भी है। थोड़ा स्लोअर बॉल जो है, आप देखेंगे कि उनके जो नॉन रेगुलर बॉलर थे उनने 2-2 ओवर फेंचे और एवरेज 1 ओवर में 2 रन से ज्यादा नहीं दिया। 4 ओवर में 8 रन। उनके जो नॉन रेगुलर बॉलर थे, मैक्सवेल और एक और ब्रेंट या क्या नाम था उसका, तो जो बॉल थोड़ी स्लो आ रही है उसको मारना बहुत कठिन जा रहा है। स्लोअर बॉल ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर सकते हैं। इस पिच पे बॉल रुक के आ रही है, आप मारोगे तो उठ जाएगी। जब बॉल बल्ले पे आती है आप मारो तो लंबी जाएगी, जब रुक के आ रही है आप मारो तो उठ जा रही है। आप देखिए कि कितने बल्लेबाज हैं, उन्होंने स्ट्रोक खेला, बल्ला पहले चला गया, बॉल बाद में आ रही है। तो ये परेशान करेगा निश्चित तौर पर। स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम टीसोदे के चलिए तो कैचेस विन मैचेस जो बात कही जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और दिलीप कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद एक सवाल मेरे मन में भी है, और वो सवाल ये है दिलीप, जो प्रत्यय से आपके सवाल के बाद मैं जवाब चाहूंगा, कि मुझे लगता है कि 3 से 4 सर्टेन फोर्स रोके हैं ऑस्ट्रेलियाई फील्डर्स ने, और कम से कम उन्होंने 15 सिंगल्स और डबल्स रोके हैं। यानी कुल मिलाकर 25-30 रनों का अंतर, नहीं तो ये स्कोर हमारा 270 के आसपास होता, विच इज अ वेरी फाइटिंग स्कोर। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम का स्तर ऑस्ट्रेलिया के फील्डिंग स्तर से नीचे है, ये मुझे कहने में संकोच नहीं है, तो उसको ऊपर लाना पड़ेगा। बहरहाल आप जो सवाल पूछना बिल्कुल आपने ये बात बहुत अहम बात कही है, क्योंकि सेमीफाइनल्स में भी हमने देखा था जो पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह की फील्डिंग की थी अफ्रीका के अगेंस्ट, वहां से प्रेशर बिल्ड हुआ था डिकॉक के ऊपर, जिसके बाद वो कुछ अजीब सा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हुए थे। फिलहाल प्रत्यय से मेरा सवाल है, प्रत्यय लगातार हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की जो कंसिस्टेंसी है, खासकर बल्लेबाजों की बात जो हम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। तो रोहित शर्मा किस प्लान के साथ अभी बतौर कप्तान आएंगे, उनके गेंदबाज किस तरह की प्लानिंग के साथ ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के सामने होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी का अभाव है। मैन बैटर्स जो है स्मिथ, लाबुशेन, जो रीढ़ है उस टीम की, वो स्ट्रगल कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए मैं चाहूंगा आज कि शमी को जल्दी वो गेंद थमाए, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है सिराज और बुमराह के साथ में इंडिया अपनी बॉलिंग ओपन करता है। लेकिन मुझे लगता है शमी ने जिस तरीके का फॉर्म ओवरऑल इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक दिखाया है, और खासतौर पर जब बॉल थोड़ी सी नई रहती है, थोड़ी कड़क रहती है, क्योंकि इस ग्राउंड की परिस्थितियां अभी काफी हद तक सूखती रही है। अगर वैसा ही रहता है और ड्यू नहीं रहती है तो बॉल एक बार जब स्क्रफ अप हो जाती है उसके बाद में उतनी ज्यादा स्विंग नहीं मिलती है, स्पिनर्स को फिर ज्यादा मदद मिलना चालू होती है। तो जब तक बॉल हार्ड है, जब तक सीम हार्ड है, तब तक आप जितने ज्यादा ओवर शमी को देंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा विकेट को लेके आ रहे हैं। 7 विकेट लेना है एक मैच में, आमतौर पर हम ये चीज नहीं देखते हैं। सेमीफाइनल में तो शायद बिल्कुल भी नहीं। तो एक हाई ऑन कॉन्फिडेंस बॉलर है वो। और जैसा कि शरद जी ने कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, 20 से 25 रन जो ऑस्ट्रेलिया ने फील्ड में अपने रोके हैं, उसी तरीके की कुछ फील्डिंग हमको भी दिखानी होगी, भारत को भी दिखानी होगी। क्योंकि कैचेज अगर आप लेते हैं और फील्डिंग अगर आप करते हैं ठीक ढंग से, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे टारगेट पहले डिफेंड नहीं हुए हैं। तो मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा इंडिया भी बैकफुट पर है। अपनी बॉलिंग और फील्डिंग के माध्यम से अब उनके पास में मौका है कि वो आगे आ सके और लीड ले सके मैच में। बिल्कुल, हमें 2-3 असंभव कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, जैसा 1983 में विवियन रिचर्ड्स का कैच बहुत दूर भागकर कैप्टन कपिल देव ने पकड़ा था, और आज रोहित शर्मा का इम्पॉसिबल कैच पकड़ा गया है। तो ये भारतीय फील्डर्स को ये करना पड़ेगा, ये सबसे अहम चीज है। अरुणेश्वर जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। रामानंद सागर जी की रामायण का एक बड़ा लोकप्रिय गीत था रविंद्र जैन जी का, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो मैं इसको यूं कहूंगा कि यही शाम अंतिम यही शाम भारी, जो रात की तरफ परवान चढ़ेगी। आज कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं हुई। टॉस हम हार गए, हमारे भारतीय बल्लेबाज जो हमारी ताकत हैं उन्होंने बैटिंग की, 3 बल्लेबाजों ने वही शेप अप दिखाया, लेकिन रन गति धीमी थी और बाकी सपोर्ट उनको नीचे से नहीं मिला। क्या अब गेंदबाजी, ये दबाव से मुक्त होना उसका बहुत जरूरी है भारतीय गेंदबाजों का? क्योंकि आप अगर इस सॉरी स्टोरी ऑफ अफेयर्स को अपने दिमाग में रख के गेंद करने जाएंगे तो फिर आप मुश्किल में फंसेंगे। तो आपको एक नए दिन की शुरुआत करते हुए यह मानना पड़ेगा कि कोई आपके पास टारगेट नहीं है, आपको आउट करना है 200 के अंदर। इस पर आप क्या कहेंगे सर? जी देखिए, बल्लेबाजी तो आपने देखी कि बहुत मुश्किल थी वहां करना। पहले 10 ओवर में 70 रन बने, उसके बाद अगले 10 में 40 रन ही बने। तो बैटिंग जैसे ही बॉल पुराना हुआ बहुत मुश्किल हो गई थी। उसी को हमको ध्यान में रखते हुए अपनी बॉलिंग करना पड़ेगा, और बॉलिंग और फील्डिंग यहाँ क्योंकि रन कम है, एक एक रन की कीमत है, फील्डिंग भी हमें बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। और बॉलिंग और फील्डिंग अगर हमने कंसिस्टेंट और अच्छी कर ली तो ये मैच हमारे हाथ में आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यहाँ रन बनाना बहुत मुश्किल होगा। जैसा मैंने आपको पहले कहा, शुरू के 10 ओवर में तेज खेलना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया के टॉप 3 बल्लेबाज, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। उसमें अगर हमने जल्दी विकेट ले लिए तो बाद के बल्लेबाजों को हम आसानी से फंसाएंगे, और अगर उसमें इनने बहुत ज्यादा रन बना लिए तो उनके ऊपर से प्रेशर कुछ कम हो जाएगा, फिर वो रुक के खेल सकते हैं क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए वो रुक के भी वो रन बना सकते हैं। भारतीय गेंदबाजों और फील्डरों के लिए एक भी मौका नहीं गंवाना है, उनको एक भी फोकस को जरा सा भी लूज नहीं करना है। बॉलिंग बिल्कुल लेंथ और लाइन पे करना है, पेस को चेंज करना है, बॉल को रोक के फेंकना है, थोड़ा धीरे फेंकना है फास्ट बॉलर्स को, और स्पिनर्स को इसमें जो मदद मिलेगी वो बहुत ही टैलेंटेड और परफॉर्म कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल में। वो जानते हैं भारतीय कंडीशंस में क्या लेंथ रखनी है, कहां रखनी है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये बहुत कड़ी चुनौती होने वाली है। बिल्कुल सिंहदेव साहब, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपने कही है कि ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा, वो पहले 10 ओवर में कम से कम 150 रन जोड़ने के इरादे से उतरेंगे, जिससे भारतीय बल्लेबाजों के गेंदबाजों के हौसले पस्त हो जाएं। आपको लंबे शॉट मिलेंगे, वो एक प्लानिंग के साथ पहले आए और अभी भी प्लानिंग के साथ आएंगे। अब देखना यह होगा कि भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा, हमारे विराट साहब और तमाम टीम किस तरह से रिएक्ट करती है। लेकिन अब बारी है गेंदबाजों की, और वो अपने सुनहरे आर्म से अगर आज ऑस्ट्रेलिया को निपटाते हैं, बहुत तरीके से निपटाते हैं, तो मजा आ जाएगा। नहीं तो फिर नहीं बोलूंगा सर, नहीं बोलूंगा सर। रामायण का यहाँ पे उदाहरण दिया, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि महाभारत में राही मासूम राजा ने भी लिखा था कि धन्य है वो आंखें जो ये महान दृश्य देख रही हैं। तो हो सकता है कि हम सबकी आंखें एक महान पल की आज गवाह बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, ये गेंद है तो उम्मीद है, शमी है तो उम्मीद है, कुलदीप सोनी है तो उम्मीद है, जड्डू भैया है तो उम्मीद है, और बूम 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 बुमराह है तो फिर उम्मीद है। तो उम्मीद का दामन क्यों छोड़े दिल,
देखे मैच और कहिए जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। बहुत शुक्रिया साथियों, बने रहिए बंसल न्यूज पर। लगातार क्रिकेट के अपडेट के साथ खबरों का सिलसिला जारी है।